Good morning, dear students, and a warm welcome to this brand new journey of Law Optional for your competitive exams. I am advocate by profession and a UPSC aspirant as well. And through this class, I want to help you build a strong, clear, and exam oriented understanding of law. चाहे फिर आप लॉ बैकग्राउंड से है या नहीं है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हर कोई चीज़ समझाऊं. And this is necessary to mention here that this class will be bilingual. हम इंग्लिश और हिंदी में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. Well, in today's session, we will be just discussing an overview of the law optional, and this class is not just an introduction, it is the beginning of the well structured, disciplined, and smart strategy that will guide you through one of the most rewarding optional subjects in the civil services. लॉ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ लॉजिक, it is a reasoning, it is the foundation of the governance. And when we study it in a right manner, जब हम इसको एक अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल बन जाता है. क्यों? ऐसा क्या खास है इसमें? खास ये है कि इसके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो ओवरलैप होते हैं आपकी जीएस के साथ. मोस्टली विद द पॉलिटी, मोस्टली विद द एसेज, मोस्टली विद द एथिक्स. सो नाउ आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लॉ ऑप्शनल में जो एज एन एडवोकेट मैं आपको बता सकता हूं, I have been with the law past 8-10 years. इसको समझना, लॉ को समझना बहुत ही आसान है. क्यों? It applies on your day-to-day life. ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे अप्लाई होता है. आप इन चीजों को प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं. आप कोर्ट्स को प्रैक्टिकली देखते हैं, आप लॉ को अप्लाई हुए देखते हैं. एंड इन द नेशन देयर इज नथिंग एस्टैब्लिश्ड, देयर इज नथिंग फॉर्मल जिस पे लॉ अप्लाई नहीं होता. इवन अ पर्सन, इवन अ चाइल्ड, व्हेन ही इज बॉर्न, द लॉ स्टार्ट्स फ्रॉम even when he is not born. When he is in the womb of his mother, जब वो अभी माँ के पेट में ही होता है तो उस पे भी लॉ अप्लाई होता है. And law is just not the limitations. Law is just not the liberty. It is a vast subject. It includes the rights that you have, but with that it also gives you the remedies if these rights are violated. With the rights it gives the duties as well. अगर आपको हक मिल रहा है, आपको ड्यूटी भी साथ में मिल रही है. आपको राइट मिल रहा है, आपको ड्यूटी साथ में मिल रही है. अगर आपको लिबर्टी मिल रही है, उस पे रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस भी आपको मिलते हैं. नाउ इस लॉ सब्जेक्ट को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश मैं करूँगा. हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही जल्द से जल्द हम ख़त्म करें और उस तरीके से पढ़ें. आपको ये चीज़ पता है कि लॉ ऑप्शनल जो है
ये आपके प्रीलिम्स में नहीं होता, कोई भी ऑप्शनल आपके प्रीलिम्स में नहीं होता, इट्स ऑल इन द मेंस। सो जब हम इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हम इसे मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। वी हैव टू गो इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर ऑफ द क्वेश्चंस। सो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। So let's start with today's introductory class, and this introductory class will cover 4 things first. The first thing that we are going to do is the syllabus overview. We will be discussing the syllabus. Then scheme of examination कि कैसे एग्जाम होता है और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टडी अप्रोच को हम देखेंगे और उसके रिसोर्सेज को भी देखेंगे कि हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए लॉ ऑप्शनल को पढ़ने के लिए। एंड देन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द क्लासेस दैट आई विल बी गिविंग यू। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से। सिलेबस डिस्कशन थोड़ा लंबा है, उसको हम लास्ट पे करते हैं। पहले हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझते हैं कि क्या पेपर्स है, कितने मार्क्स है, किस हिसाब से हमें पढ़ना है। पहले अगर हम देखें तो लॉ ऑप्शनल में हमें 2 पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट इट ऑल्सो कंटेन्स 250 मार्क्स, पेपर सेकंड इट ऑल्सो कंटेन्स 250 मार्क्स। तो टोटल हमारा 500 मार्क्स का ऑप्शनल है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी है नहीं इसमें। और अगर आप देखें कि वेटेज जो मार्क्स की है दैट इज क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, केस लॉज, एप्लीकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। और आपको ये चीज़ समझना है कि 2 पेपर्स अगर है जिनमें से एक के 250 मार्क्स है, दूसरे के 250 मार्क्स है, टोटल 500 है। इट मीन्स दैट इफ़ इवन यू प्रिपेयर वन पेपर वेरी कंप्लीटली, बहुत ही अच्छे से आप अगर कंप्लीट करते हैं, दूसरे को भी कंप्लीट करते हैं, फिर भी हार्डली 300 मार्क्स तक आ जाते हैं, हार्डली मैक्सिमम। नाउ इफ़ यू आर गुड इनफ तो आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। यू कैन गो अप टू 350, 375। इससे ज़्यादा तो आज तक अभी आए नहीं हैं। So it means it needs a lot of strength, it needs a lot of time, it needs your patience and concentration as well. अब पेपर फर्स्ट जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। पहला, पेपर फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और दूसरा इंटरनेशनल लॉ है। सेकेंड वन इज इंटरनेशनल लॉ। पेपर सेकेंड में लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मर्केंटाइल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस एंड फैमिली लॉ। नाउ this is the syllabus for your law optional, but we will be discussing the syllabus in detail, each and every topic and subtopic. पेपर फर्स्ट में सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। आपको चाहिए कि आप इस सिलेबस को लिख के रखें, प्रिंट करके रखें, सामने रखें। इसमें पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्ट थर्ड को पढ़ना है हमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप देख सकते हैं पहले तो ये पार्ट 4 तक कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही आ रहा है। इसमें आप देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी पढ़ेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स में हमें ये काम आता है। लीगल एड एंड इट्स रिलेशन विद द फंडामेंटल राइट्स, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड इट्स रिलेशन विद द फंडामेंटल राइट्स, देन relationship of fundamental rights with directive principles and with the fundamental duties.
उसके बाद हम प्रेसिडेंट और उसका रिलेशन विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 74 से, अगर आप याद कर पाए, आपने इससे पहले कभी पढ़ा हो। देन आफ्टर गवर्नर और उसके पावर्स। देन आफ्टर वी विल बी स्टडिंग कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी जुरिस्डिक्शन, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, जजेस के अपॉइंटमेंट्स और उनके ट्रांसफर्स, उनका प्रोसीजर, उनकी टर्मिनेशन, सब कुछ। देन आफ्टर यहाँ से आप देख सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज़, जिसमें हम सेंटर ये पार्लियामेंट पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स पढ़ेंगे, पंचायत एंड म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ पढ़ने वाले हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप among union, state and local bodies, eminent domain, state property, common property, community property, ये concepts भी इसमें है। legislative powers, privileges and immunities। उसके बाद सर्विस रिलेटेड कुछ हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज अंडर द यूनियन एज वेल एज अंडर स्टेट्स। फिर उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज क्या है, उनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलते हैं। इसमें हम दो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ने वाले हैं विच आर रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, दैट इज़ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके पावर्स और इसके फंक्शंस। इसके बाद और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पावर्स एंड उसके फंक्शंस which is given in the article 124 of the constitution. Then after emergency provisions, amendment of the constitution under article 368, principle of natural justice, delegated legislation and its constitutionality, separation of powers and constitutional governance. हाँ, इसमें एक टॉपिक बड़ा अच्छा है, ये जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, आपने आर्टिकल 13 में पढ़ा होगा जुडिशल रिव्यू, बट दिस इज जुडिशल रिव्यू सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसमें लोकपाल, लोअर लोक आयुक्ता आता है। देन वी आर डन विद दिस सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ है ना, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंडिविजुअल, वो लोगों के लिए राइट्स है, द पॉपुलेशन विच इज लिविंग विद इन द कंट्री। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंटरनेशनल लॉ, आई कैन आउट ऑफ माई ओन ओपिनियन आई कैन जनरली से कि इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ फॉर नेशंस। This gives the rights, remedies, duties, limitations on nations. This international law contains law for nations. For example, इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहली चीज़ हम नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, समझेंगे इंटरनेशनल लॉ है क्या। फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ और ऑर्डिनरी म्युनिसिपल लॉ में क्या फ़र्क है। और एक टॉपिक स्टेट रिकॉग्निशन एंड स्टेट सक्सेशन, दिस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी यानी कि लॉ रिलेटेड टू द ओशंस, इनलैंड वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजिनस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्व्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड हाई सीज, ऑल अबाउट द ओशंस एंड द सीज। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर क्या कहता है, उसकी नेशनलिटी के लिए लेकर, उसके स्टेटलेसनेस को लेकर, ह्यूमन राइट्स हैं, प्रोसीजर अवेलेबल फॉर देयर एनफोर्समेंट। उसके बाद नेशंस की टेरिटरी के लिए, उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, उनकी ज़मीन कहाँ तक उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, असाइलम क्या, पनाह देना। देन आफ्टर जो डिफरेंट नेशंस के बीच में ट्रीटीज़ होती है वो कैसे बनती है, कैसे वो अप्लाई होती है, टर्मिनेट होती है, एंड द रिजर्वेशन। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
organization in international law, that is United Nations. उसके organs हमें पढ़ने हैं, उसके powers, functions and reforms हमें पढ़ने हैं. उसके बाद when it is the dispute between the two nations, उस टाइम पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट मोड्स क्या है. और उसके बाद लॉफुल रिकोर्स टू फोर्स, एग्रेशन, सेल्फ डिफेंस, इंटरवेंशन. और उसके बाद important, one of the important, most important topic, that is fundamental principles of international humanitarian law. हाँ, उसके बाद at the time of disputes we have nowadays nuclear weapons. उसके बाद legality of use of nuclear weapons, ban on testing of nuclear weapons, nuclear non-proliferation treaty, CTST. Then after we have international terrorism, state sponsored terrorism, hijacking, international criminal court. Then after economic wise, we have new international economic order and monetary law, जिसमें WTO, TRIPS, GATT, IMF of World Bank को हमें पढ़ना पड़ेगा. फिर इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को लेकर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स. So this international law is one of the most important subjects and this helps us in the GS, and that is जो आपका IR subject है, international relation subject. When you will understand this international law, IR becomes very easy for you. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ने के बाद पॉलिटी आपके लिए बड़ी इजी बन जाती है, वैसे ही after studying this international law, one of your GS subject is that is international relation, that becomes easy for you. Next is paper second. अब पेपर सेकंड में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ क्राइम्स. इसमें सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, कि कैसे लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी को हम प्रूव करते हैं, कैसे मेंस रिया, द इंटेंशन एंड द एक्शन, जब ये दोनों चीज़ें होती है कैसे फिर क्रिमिनल लायबिलिटी किसी पे प्रूव हो जाती है, ये हमें पढ़ना है. पुनिशमेंट किस तरीके की मिलती है और क्यों ट्रेंड है आजकल कैपिटल पुनिशमेंट के खिलाफ, क्यों है लोग. देन आफ्टर वी विल बी डिस्कसिंग प्रिपरेशंस एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट, जिसमें हम कॉन्स्पिरेसी वगैरह भी पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज जर्नल एक्सेप्शंस. जर्नल एक्सेप्शंस हमें एक्चुअल में जर्नल डिफेंस देता है कि कहाँ कहाँ पे लॉ एक्सेप्शंस देता है, कहाँ पे लॉ हमें इस चीज़ से आज़ादी देता है कि हम अगर ऑफेंस भी किए हुए हैं तो फिर भी हमें थोड़ी बहुत रियायत मिलती है. वी आर एग्जम्प्टेड. देन आफ्टर वी हैव टू गो विद द जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक पर्सन के साथ इफ देयर आर अदर पर्सन्स हु आर इन्वॉल्वड इन द सेम क्राइम, what will be the liability on each of them. उसके बाद अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट. ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो भी हमें पढ़ना है. ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, दैट इज मर्डर एंड ऑल, कल्पेबल होमिसाइड. Offenses against property which will generally include trespass. उसके बाद offenses against women, defamation. हाँ, defamation को आप देख पा रहे होंगे, ये law of crimes में लिखा हुआ है, क्योंकि defamation वाहिद एक ऐसा offense है जो civil भी है और criminal भी है. Then after prevention of corruption act, ये छोटा सा एक act है, इसको हमें complete करना पड़ेगा. Then after protection of civil rights act 1955, ये एक्ट पहले एक्चुअल में था अनटचेबिलिटी एक्ट, बट उसके बाद इट वाज रिनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. एंड देन द लास्ट टॉपिक इज प्ली बार्गेनिंग.
बाय दिस वी विल बी कंप्लीटिंग अवर लॉ ऑफ क्राइम्स। उसके बाद नया एक सब्जेक्ट है, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। फर्स्ट हम नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता क्या है। देन लायबिलिटी बेस्ड अपॉन फॉल्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब जब कोई फॉल्ट में है, किसी ने कोई ऐसा कमीशन या ओमिशन किया हुआ है जिससे उस पर लायबिलिटी आ जाती है, अब वो लायबिलिटी स्ट्रिक्टली उसी पे लग रही है कि नहीं, या फिर और एक टॉपिक है हमारे पास, ये है वाइकेरियस लायबिलिटी। जब इसमें प्रिंसिपल एजेंट का कंसेप्ट है कि अगर किसी एजेंट ने काम किया तो उसकी लायबिलिटी उसके प्रिंसिपल पे, उसके मास्टर पे भी आ जाती है। दिस इज वाइकेरियस लायबिलिटी। देन जैसे हम लॉ ऑफ क्राइम्स में देख पा रहे थे जर्नल एक्सेप्शंस, यहाँ पे जर्नल डिफेंसेस है कि कभी कभार कुछ चीज़ें हम सेल्फ डिफेंस में कर देते हैं या वी हैव एक्सेप्शंस फ्रॉम द लॉ। नेक्स्ट जॉइंट टॉर्ट फेजर्स, ये हम पढ़ेंगे। रेमिडीज, नेग्लिजेंस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिविल लॉ में भी डिफेमेशन आ रहा है। मैंने आपको अभी कहा था डिफेमेशन इज सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस। देन आफ्टर न्यूसेंस, conspiracy, false imprisonment, malicious prosecution, and then we have this act, Consumer Protection Act 1986। ये इस चीज़ के साथ डील करता है when you are an consumer, आपने कोई चीज़ खरीदी हुई है, उसमें अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो इस लॉ को इस्तेमाल करके आप रेमिडीज पा सकते हैं। Then we are done with this law of torts. Next subject हमारा है law of contract and mercantile law. This law deals with the agreements, with the contracts that you made while buying anything or while selling anything. पहले nature and formation of contracts and e-contracts को हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे वो एनफोर्सेबल होता है बाय कोर्ट। देन आफ्टर हम फ्री कंसेंट को पढ़ेंगे इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट विद द फ्री कंसेंट ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी एनफोर्सेबल। वाइडेबल, इलीगल एंड अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसके बाद आपने उसको ब्रीच किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जब आपको नुकसान होता है या किसी की वजह से नुकसान होता है तो हु इज़ लायबल टू पे, कौन इंडेमनीफाई करेगा, इसमें वो पढ़ेंगे। गारंटी एंड इंश्योरेंस इसमें हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अगर आप किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है वो हम पढ़ेंगे। सेल ऑफ गुड्स एंड हायर परचेज, ये अलग से एक्ट एक है, सेल ऑफ गुड्स एंड हायर परचेज एक्ट। फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हाँ उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके वो चेक बाउंस केसेस होते हैं वो इसी में ज़्यादातर आते हैं। देन आफ्टर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। देन आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक इजी सा टॉपिक है, इसको भी हाँ। अब इसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं। कॉन्टेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट्स हमें पढ़नी है कुछ, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL हमें पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमें पढ़ने हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ जिसमें साइबर लॉज या IT एक्ट 2000 हमें पढ़ना है। कंपटीशन लॉ, कॉन्सेप्ट, पर्पस और इसके प्रॉस्पेक्ट्स। ADR हमें पढ़ना है, इसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें हम डालसा एंड बाकी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। मेजर स्टैट्यूट्स कंसर्निंग एनवायरमेंटल लॉ, इसमें हम सीधा एनवायरमेंट लॉ पढ़ेंगे जो आपको हेल्प करेगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो आपके GS में सब्जेक्ट है विच इज़ ओवरलैपिंग विद दैट। उसके बाद RTI एक्ट 2005 जो आपके गवर्नेंस में हेल्प करेगा, इट्स ओवरलैपिंग विद द गवर्नेंस। देन आफ्टर ट्रायल बाय मीडिया, इट इज़ ऑल्सो ओवरलैपिंग विद द गवर्नेंस। सो यू कैन सी this is how your law optional will help you in your GS subjects as well. Now the last thing that we have to discuss is
व्हाट शुड बी आवर रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, किन बुक्स को हमें कंसल्ट करके अपने मटेरियल को तैयार करना है. फर्स्ट आई विल बी गिविंग यू द क्लास नोट्स, बट there are the subject, there are the books that we need, and the list I am giving you. Well, the recommended books include: first, when it is about constitution, you should either buy VN Shukla or MP Jain. With regard to administrative law, you should buy PK Tripathi. इंटरनेशनल लॉ के लिए आपको SK कपूर की बुक लानी चाहिए. रतन लाल एंड धीरज लाल की IPC आपको लानी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके लिए आप अवतार सिंह की बुक ला सकते हैं. लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए RK बांगिया की. एविडेंस एक्ट के लिए बतूक लाल की. ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ. ये बहुत ही बेहतरीन है उन सब सारे स्टूडेंट्स के लिए जो चाहे लॉ पढ़े हुए हैं या जिन्होंने अभी तक लॉ को कभी पढ़ा नहीं है. these have the very simple language, all these books have very simple language. आप BRX नहीं लाइएगा क्योंकि उनमें लैंग्वेज जो है बड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, ठीक है. मगर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ दैट क्लासेस एंड द PDF क्लास नोट्स में आपको फॉर श्योर दे दूंगा. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑप्शनल, and by tomorrow we will be starting with one of our papers, and till then have a good time, have a nice time, bye.